3 मई 1999 वो दिन जब पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में आकर कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर चुपचाप आकर के बैठ गया। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, क्योंकि वो पहाड़ियां, वो चोटियां उस समय सर्दियों के वक्त खाली कर दी जाती हैं। इतनी दुर्गम पहाड़ियों में दुस्साहस करके पाकिस्तानी घुसपैठिए आए और उनकी मदद पाकिस्तान के रेगुलर फोर्सेस ने की। बाद में रेगुलर फोर्सेस के साथ ही लड़ाई हुई। हमें अंदेशा नहीं था कि वो एक युद्ध में तब्दील हो जाएगा। धीरे धीरे हमें पता लगा कि वो पूरी पहाड़ियां जो थी, कारगिल जो रीजन था, दराज से लेकर के बटालिक सेक्टर तक पाकिस्तानी की सेना पूरी बैठी थी। उनका मुख्य उद्देश्य था हमारी जो लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, श्रीनगर से लेके लेह तक नेशनल हाईवे 1 अल्फा, उसके ऊपर कब्जा करना, हमारा आवागमन को रोकना और ज़्यादा इलाकों को कब्जा करना। लड़ाई बढ़ती गई और जब सेना को महसूस हुआ कि लड़ाई छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है, उन विषम परिस्थितियों में सेनाओं को ज़रूरत के हिसाब से कारगिल में बुलाया गया। इन कारगिल युद्ध को लड़ने के लिए हमारे बीच कुछ योद्धा आए हैं, उन्होंने बातचीतें की हैं। आज हम जिससे बातचीत करने जा रहे हैं, हवलदार हरपाल सिंह सोलंकी आगरा के रहने वाले हैं और इन्होंने स्वयं उस दुर्गम इलाके में जाके पाकिस्तानी के साथ लोहा लिया है, क्योंकि ये खुद स्वयं जाके वहां लड़े हैं। यही अपनी जुबानी उन्होंने क्या मंजर देखा, क्या हालात थे उस समय का, ये बयान करेंगे और हम इन्हीं से सुनना चाहेंगे। तो हम रूबरू होते हैं हवलदार हरपाल सिंह सोलंकी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरपाल जी। धन्यवाद साहब। आपको हाफ वॉल टीम ने आमंत्रित किया, आपने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन कारगिल युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसको युद्ध कहना उचित होगा नहीं होगा वो तो आप ही बताएंगे कि जो जैसे हालात थे क्या था, पब्लिक तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप सेना में कब आए, कहाँ के रहने वाले हैं और ये जोश और जज्बा कैसे पैदा हुआ फौज में भर्ती होने का। धन्यवाद साहब। आप बाल टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को इसके लिए चुना। मेरे बहुत खुशी हुई। रही बात मेरी, तो मैं आगरा में नैना नाजाक ग्वालियर रोड पर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी तक सरकारी स्कूल में ही हमने पढ़ाई करी। पहले हम इतने मतलब मध्यम वर्ग से ही थे। उसके बाद साहब 10th पास करी मैंने, और फौज में जाने का तो शुरू से ही कास्ट हमारी जाट है, तो जाट का किसान का बेटा था और दूसरा जाट था, तो मतलब खून खून में ये है कि हमें जाके देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। एक नुक्स में बताऊं आपको, मैं थोड़ा 10th से पास करी मैंने, हाइट तो मेरी ठीक थी लेकिन मैं पतला था। तो एक हमारे गांव से फौजी भर्ती होके गया, तो मैंने उससे पूछा कि यार फौज में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि उसके बारे में न पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि तेरे बस की नहीं। क्योंकि आप उस समय बहुत पतले दुबले थे। हमें 50 kg वजन नहीं था मेरे में, लेकिन इरादा मेरा था कि फौज में जाऊंगा मैं और मेरे को फौज में मतलब देश की सेवा करनी है। तो उसने आपको हतोत्साहित किया। उसने मेरे को मतलब मेरे को वो ऐसी तीर के समान चुभी कि यार ऐसा तो नहीं है कि इंसान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो मैंने उसी दिन इरादा कर लिया कि नहीं, मैं करूँ। मैंने उसी दिन से साथ दौड़ करना शुरू कर दिया, मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और अच्छी तरह से मैंने रख के पहली भर्ती में मैं भर्ती हो गया। मतलब कहने का मतलब कि कभी कभी किसी का व्यन वो पॉजिटिव में चला जाता है। पॉजिटिव दो चीज होता है, कोई कई लोग नेगेटिव लेके हतोत्साहित होते हैं, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव में लिया
कि मुझे करना है, ये मुझे ऐसा कैसे बोल गया? जी जी। या हाँ, तो उसको मैंने बहुत ही पॉजिटिव लिया और मैंने फरवरी 1995 में भर्ती देखी, तो दिसंबर में, और 94 और फरवरी 1995 में भारतीय सेना में भर्ती हो गया। भर्ती का लेटर मेरे को मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई। परिवार में भी खुशी होती है। परिवार तो ये सोचता है कि बच्चे को नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे को तो ये था कि नंबर एक तो उसकी जो बात हुई थी मेरे, और दूसरा ये था कि मेरे को देश की सेवा करना था। तो मैं नहीं, ये जानना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि देश की सेवा करते हैं, ये सब करते हैं। देश की सेवा ही थी या नौकरी लगाना था? मतलब सही क्या है, या दोनों? मेरा मेरा घर वालों के हिसाब से तो मेरी नौकरी लगी थी, लेकिन मेरा खुद का इरादा ये था कि मेरे को देश की सेना में सेवा देने का मौका मिला। और मैं 25 फरवरी 1995 को आगरा कैंट से जबलपुर रेजिमेंट सेंटर में, ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर में गया। ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर जो कि जबलपुर में है, तो आप उसको जाकर के ट्रेनिंग के लिए गए? ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में है जी। वहाँ से आपके, उसके बाद आपका वो ट्रेनिंग हुई, सब कुछ सक्सेसफुल ट्रेनिंग हुई। सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपकी पहली तैनाती किस जगह पर हुई? हमारी 11 नवंबर को सब कसम परेड हुई। हाँ, तो आपको पलटन मिली? 1995 हमारे को पहली पलटन मिली, हैदराबाद में पोस्टिंग हुई 22 ग्रेनेडियर। 22 ग्रेनेडियर में हुई, जो कि उस वक्त 22 ग्रेनेडियर जो थी हैदराबाद के अंदर पोस्ट थी, पीस टर्नओवर था उधर। अच्छा, वो फील्ड से आई थी तो पीस टेन्योर मिला था, तो आपको वहां जाने का मौका मिला। जी जी। वहीं पर आपने ज्वाइन किया। तो आप जब वहां गए तो पलटन में आपको कैसा महसूस? क्योंकि उस समय तो आप बिल्कुल रिक्रूट बनने के बाद पहली बार एक सिपाही के तौर पर पलटन के अंदर गए। पलटन में जाने के बाद हमारी 22 ग्रेनेडियर में सबसे बड़ी बात क्या है कि 4 कंपनी है, चारों कंपनी कास्ट वाइज है। 4 कंपनी है, चारों कंपनी कास्ट वाइज है। हाँ, तो अल्फा कंपनी यादव थे सब, ब्रो कंपनी में जाट थे, और चार्ली में मुस्लिम थे, और डेल्टा में मीणा कास्ट जो राजस्थान में रहते थे। तो मतलब 4 आपकी पलटन कंपनीज थी, चारों 4 कास्ट थी। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अल्फा कंपनी में आपके जो थे वो यादव जी के थे, ब्रेवो में जाट के थे, चार्ली कंपनी के अंदर मुसलमान थे, और डेल्टा कंपनी के अंदर मीणा कास्ट के लोग थे जो के थे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सब जगह तो कास्ट नहीं होता, सेना में कास्ट कैसे हो रहा है? सेना में कास्टबाज एक कंपनी होती है, उससे जुनून और ज्यादा पैदा होता है। कास्ट किसी भी कंपनी तो को, ये तो आप दूसरा संदेश दे रहे हैं पब्लिक को कि भाई कास्ट में जो सा जुनून होता है कि वैसे चले जाए। कास्ट में तो होता ही है सब, कास्ट का होता, और हमारी यूनिट में और भी यूनिट है। कहने का मतलब ये है, जो मैं समझता हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि जोश और जुनून कास्ट का ये होता है कि हम जिस कास्ट से आते हैं उसका नाम डूबना नहीं है और आपस में लड़ाई नहीं लड़नी है। जी जी जी। हम आगे बढ़ के दिखाना है। ये एक बहुत अच्छा संदेश है सब लोगों के लिए सेना के मार्फत कि कास्ट वगैरह ये कोई अगर पॉजिटिव चले तो कोई खराब नहीं है। हमें आपस में एक दूसरे से सुप्रीमेसी या प्रभुत्व उसको नहीं दिखाना है, बल्कि हमें सब लोग को मिलकर देश कैसे आगे बढ़े उसके लिए है। तो सेना के अंदर जो कास्ट है वो देश को आगे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है देश आगे करना है, देश के लिए है, इसलिए सारी चीजें दी हैं। और यही तो सबके नारे भी अलग अलग होते होंगे। नहीं, नारा सर्वदा शक्तिशाली, नारा है हमारा सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली। जी। ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट ये आपका वार क्राई है जी। युद्ध में जाएंगे सर्वदा शक्तिशाली जी, ये युद्ध घोष है हमारा, युद्ध घोष है जी आपका। जी जी। तो तो मैं ये नहीं बता, आपने जो पूछा नहीं कि आपको कैसा लगा, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ कास्ट वाइज जो तो कंपनियां थी, और मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सेना में भर्ती होके आया हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक परिवार में आया हूँ, और वहाँ पुराने पुराने उस्ताद, पुराने पुराने लोग, उनसे बातें सुन के उस मतलब घर और परिवार को इंसान भूल ही जाता है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा पलटन के अंदर माहौल मिला कि सब भूल गए आप? उस समय पलटन साहब सीआई ऑफिस से आई थी हमारी पलटन, तो उसकी चर्चाएं चलती थी। कश्मीर में थे या नॉर्थ? कश्मीर में थे। कश्मीर, तो कश्मीर में जो कुछ हुआ था सब करके आए थे, वही बातचीत आप सुनते रहते हो? बहुत चर्चा थी भाई सिगंदे दे के, हमारे को 2 अशोक चक्र मिले थे उस समय सीआई ऑफिस में। अच्छा, आपकी पलटन तो अशोका चक्र वाली है? जी जी, 2 अशोक चक्र। इंडियन आर्मी में केवल हमारी बटालियन है जिसमें 2 अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है वो शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च
सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, और परमवीर चक्र जो होता है युद्ध काल में दिया जाने सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये दोनों समकक्ष में आते हैं, लेकिन शांति काल में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पदक होता है वो अशोक चक्र होता है। तो आपकी पलटन को अशोक चक्र मिला। जी जी एक नहीं बल्कि दो एक ही टेन्योर में दो मिले हैं, अलग अलग एक ही टेन्योर में दो मिले हैं। किन किन को मिला है, क्योंकि अगर नाम आप बता पाए तो उनके लिए सम्मान की बात हो। सर एक हमारे मेजर राजीव कुमार जून थे, हाँ। उनको मिला था, और दूसरे एक नए लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट राकेश कुमार एक ही साल हुई थी पलटन में पोस्टिंग आई हुए, और उनका बहुत ही तगड़ा काम था और बहुत ही जज्बा तगड़ा था। ऑफिसर थे और डरते नहीं थे, और वो शहीद हो गए। उनको भी एक साल की नौकरी में ही वो शहीद हो गए जुआ में। तो आप अगर ऐसे दो अशोक चक्र मिले तो फिर तो आपका बटालियन ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहलाती हो। जी, अब ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का अवार्ड अलग मिला फिर। अच्छा, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का अवार्ड अलग मिला है आपको। इंडियन आर्मी के अंदर केवल 6 बटालियन थी जिनको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का अवार्ड मिला, उसमें 22 कैंडिडेट शामिल थी उसमें 1997 में। 1997 में जी। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जो है वो कहते हैं कि सब तो ब्रेव है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चुने हुए जो निकल के आगे जो एक्स्ट्रा करते हैं उसको वो ब्रेवेस्ट कहते हैं, कि बहादुरों के अंदर भी सबसे ज्यादा बहादुर है, वो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव है। तो वो आपकी पलटन थी। जी जी। 22 कैनेडियर जी। अब हैदराबाद में कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, कब खबर मिली? हमारे हैदराबाद में थे तो हमारे को 15 मई को लेटर आया आर्मी हेडक्वार्टर से, आपको कारगिल में जाना है। उस समय लड़ाई का ये नहीं था कि लड़ाई हो गई है, मिलिटेंसी मतलब ये थे आतंकवादी घुसपैठ हो रही है, उसके लिए हमारी यूनिट की कोस्ट पहले आ चुकी थी। 15 मई को, 15 मई यानी कि 13 मई से कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो बाद में पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, तो जरूरत के हिसाब से बुलाया गया जी। तो हमारे को 15 मई को आदेश मिला और शॉर्ट में आदेश मिला, और हमारी यूनिट ने 15 दिन के अंदर 31 मई को हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे आके ट्रेन में बैठ गई। तो 31 मई को ही कारगिल के लिए मार्च कर दिया था। ओके, 31 मई को कारगिल के लिए आपको तो आपको टाइम दिया गया होगा ना कि तब आपको मूव करना है, पहले आपको तैयारी के लिए मौका दिया होगा। 15 दिन का ही टाइम मिला। उसमें क्या है कि हमें एक यूनिट को कुछ बंदे आ गए थे, चार्ज भी देना, पूरा चार्ज भी नहीं हुआ था। और तो हाँ, वो तो दूसरी बात हो जाती, क्योंकि पहले तो नजदीकी पलटनों को भेजा जाता है, आपकी दूर थी तो जरूरत की, यानी कि इतनी फौज की जरूरत पड़ी थी कि वहां से भी नीचे साउथ इंडिया से भी मूव करवाना पड़ा था फौज को। और चूंकि आपका ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वैसे तगमा लगा रखा था, तो आपको पहले ही लेकर के जाना था। तो आप जब गए तो आपने घर वालों को बताया था या छुपा दिया था? आपका मतलब, या आप और या आपके साथियों का? घर वालों का तो है कि ये तो पूरे देश में फैल चुका था। 31 मई को जब चले थे तो मैंने घर वालों को बताया था, तो फोन की तो सुविधा थी नहीं, तो मैंने लेटर डाला था। तो हमारी 9th कैंडिडेट थी आगरा में। अच्छा। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो 9th कैंडिडेट ने आगरा कैंट पे हमारे को खाना दिया था। तो उस समय मैंने अपने घर से भी, मेरी सिस्टर और मेरे बहन भी आए थे मिलने के लिए बुलाया था रेलवे स्टेशन। जी जी। तो मेरे पास जो सामान था नहीं, हाँ, वो केवल ड्रेस के अलावा मैं सब उधर ही दे गया था। हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम आए ना आए। यहाँ तक उनकी प्रतिक्रिया? बहनों ही थे, फौज में ही थे, तो सिस्टर हमारी रोने लग गई थी उधर ही। क्या बोल रहा है? मैंने कहा नहीं ऐसी ही है। तो बड़ा हुआ, मतलब उसके बाद भावुक मोमेंट हो जाता है, परिवार के इस तरीके से होते हैं। तो आप जब गए तो ट्रेन में आप जम्मू तक गए जी। तो क्या ये जो विशेष ट्रेन जब सेना की जब जाती थी तो रास्ते में आपको मतलब क्या हुआ, कोई अपना कैसे आप एंजॉय करते हुए जो 2 दिन निकाले होंगे सफर में, तो इंडियन रेलवे ने क्या किया, सरकार ने क्या मदद की, आम पब्लिक का क्या वो था आपके प्रति, अभी जब उनको पता लग रहा होगा या पता नहीं था लोगों को? आमतौर पर अगर 20 से बटालियन हैदराबाद से और जम्मू जाएगी तो कम से कम 10 दिन लगाती है ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो होती है, क्योंकि वो जब चलती है, जब दूसरी ट्रेनों का वो टाइम निकल जाता है, उसको तो कहीं बीच में निकालते। लेकिन जब हम चले थे 31 मई को तो हमारे को 2 दिन के अंदर तो जम्मू पहुंचा दिया।
कहीं भी कोई रोकने, किसी जगह रुकते तो पता लगा था कि ये यूनिट जा रही है कारगिल लड़ाई के लिए, तो जगह जगह स्वागत भी हुआ था। अब कहीं स्वागत पानी पिलाया, आम पब्लिक द्वारा, जी आम पब्लिक ने, कहीं जगह मीठा पानी पिलाया, कहीं मतलब किसी ने ठंडा भी पिलाया, बड़ा वो जोश था। और स्टेशन पर ट्रेन जाती नहीं तो उससे पहले अनाउंस हो जाता था कि स्पेशल ट्रेन आर्मी की मार्च करा, ज्यादा रुकने का भी वहाँ वो नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। तो हम जम्मू में 2 दिन के अंदर जम्मू पहुंच गए। तो आप तो सेना में रहे हो साहब, जब जम्मू में उतरने के बाद अब कितने दिन तक वहाँ जो कुछ ट्रक नहीं मिलते, वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही जम्मू पहुंचे, हमें वहाँ ट्रक और बस तैयार मिले खाली। अच्छा, पहले से तैयार, पहले से ही तैयार थे, उतरते ही यूनिट आप आ गाड़ी रही, में, हाँ। जी जी पहले से ही तैयार थे। हमारी यूनिट वहाँ पहुंची, पूरा सामान अनलोड किया और ट्रकों में लोड किया और वहां से मार्च कर दिया था। तो हम श्रीनगर गुलमार्ग होके और गुमरी जगह पड़ती है, हाँ, गुमरी जो एशिया में दूसरे नंबर पे आती है, सबसे ठंडा है यहाँ का। हाँ, दराज सेक्टर में, दराज सेक्टर से दराज पहले सेक्टर। पड़ता है ये, तो दराज से भी ज्यादा ठंडी है। तो नाइट होल्ट हमारा वहाँ था। अच्छा जी, तो नाइट होल्ट वहाँ था। और उसके बाद दूसरे दिन हम गए दराज होके सीधे कारगिल पहुंच गए साहब। जो गुमरी और दराज की जो बात हो रही है, पूरे विश्व के अंदर कहा जाता है सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, यानी कि ऐसी दुनिया के दूसरे नंबर के ठंडा इलाका जहां पर इंसान रहते हैं। 9 जनवरी 1995 को वहां का टेम्परेचर -60 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। और सबसे कोल्डेस्ट वो रशिया वगैरह के अंदर बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जो है तूफानी बर्फीली हवाएं चलती हैं, इसलिए वो काफ़ी ठंडा इलाका कहलाता है। तो आप वहाँ पहुँचे। जी, पहुँचने के बाद लेकिन कुछ टाइम मिला या आपको उसी जगह रखा या कहाँ तक आपको मूव करवाया? नहीं हम जो है उस दिन गुमरी में रुके, और गुमरी से हम कारगिल गए। कारगिल में हमें सामान अनलोड करने की जगह दी गई, वहाँ सामान हमने अनलोड किया और सीओ साहब को कमांडर साहब ने ब्रीफिंग के लिए उसी समय बुला लिया। थोड़ा पीछे चलते हैं कि आप जब जैसे ही पहाड़ पे पहुंचे, जोजिला दर्रा को पास करके गुमरी पहुंचे, गुमरी से लेकर के दरास तो तकरीबन 45 किलोमीटर की 60 दूरी है। किलोमीटर पड़ता है और कारगिल। नहीं, गुमरी जहाँ बोले थे, जी, जहाँ रुके थे, वहां से दराज जो है वो 45 किलोमीटर पड़ता है, और उस जगह से कारगिल 60 किलोमीटर करीब पड़ता है। जी। तो इस दौरान, क्योंकि इस पूरे रास्ते के दौरान आपको लड़ाइयों का कुछ महसूस हुआ था या चुपचाप चलते हैं, कुछ समय तक कुछ नहीं था? नहीं, फायर चल रहा था, आरटी की गनें लगी हुई थी, रास्ते में हमें मिल रहे थे जगह जगह गने। अब दराज में गए थे, दराज से पहले गनें लगी हुई थी, नहीं, गने लगने एक अलग फायरिंग चल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से कुछ गोले आ रहे थे, गोले पाकिस्तान की तरफ से भी फायर आ रहा था। नदी पड़ती है, उस नदी में सब गोले गिर रहे थे और हम उसके साथ साथ जो है हाईवे पे चल रहे थे, चल रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ की तरफ था, इसके वो गोला उस जगह नहीं आ जी सकता जी। था। उस समय हमारी एज भी कम थी और नौकरी भी कम थी और हमें बहुत ही कम अनुभव था। हाँ। तो एक नई चीज देखने को मिल रही थी, पहाड़ियां नहीं देखी थी, बर्फ नहीं देखी थी, और ऐसी ऐसी जो उनसे जो जा रहे चल रहे थे जिगजाग से जगह वो पे, जलेबी की तरह मोड़ आते थे पूरे इस तो तरह से। एक तगड़ा ही अनुभव था, देखने को अच्छी चीज मिल रही थी। और बस यही था कि मतलब तो आपको तो पता ही नहीं था आगे क्या होगा, बस चले जा रहे हैं। कुछ नहीं पता था भाई नया लड़का क्या नया करेगा? लगा ये था कि कहाँ जा रहे हैं, यूनिट लड़ाई के लिए जा रही है सबको, और हर जगह और जो वो लड़ाई भी नहीं है, गांव में होती है। नहीं गांव देहात हमें में। पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। कारगिल लड़ाई लड़ी उसके बाद हमें पता लगा क्या होता है, उसके बाद पता लगा। ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग में ये होता है वो होता है, लेकिन सब ट्रेनिंग में और ग्राउंड पर बहुत फर्क पड़ जाता बहुत है। फर्क पड़ जाता है। ट्रेनिंग में तो आपको सिखलाई दी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे जाना है, लेकिन ग्राउंड पर जगह होगी जब आप जाओगे। नहीं हाँ, भाई, ग्राउंड पर तो चले, ट्रेनिंग में तो चले नहीं, ग्राउंड पर तो सामने आपको दुश्मन बैठा है, वो गोली लेके बैठा है आपके पास मारने के लिए। तो आपको तो जब जगह आपका दुश्मन है और उसके लिए आप दुश्मन, हम दुश्मन है ना? जो पहले देख रहे वो मारे। मारे। बहरहाल आप पहुंचे कारगिल में, जी, आपको जगह मिला। कारगिल तक जहाँ हेडक्वार्टर है वहां तक तो गोलीबारी नहीं आती होगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो जाता है, या वहां भी आ रही थी उसके पास? वो इलाका ऐसा था, पहाड़ी के नीचे पहले से बनावट ऐसी है कि उस पर नहीं आते, लेकिन नदी है, इंडस रिवर है, उसमें आ रहे थे ऐसे बन में बात सेट। हाँ, अरे ब्रिगेड की मतलब हमारी ब्रिगेड का लोकेशन था वो थोड़ा छुपा में था, सामने एक एयरपोर्ट बनाया है अभी, जी, उससे नीचे बहुत गोले आ रहे थे साहब। उसके नीचे बात। जी जी तो वो लगातार आपके चल रहे थे। जी।
तो वहां से आपको क्या आदेश मिला, वहां पहुंचे होगी? तो वहां से आदेश मिला हमें बटालिक में जाना है। केवल हमारे जवान लेवल तक यही बताया कि कल सुबह बटालिक के लिए बटालिक सेक्टर मूव में करें जाना है। जी। तो हम दूसरे दिन बटालिक के लिए मूव कर गए। बटालिक से पहले ही एक जगह थी, तो वहाँ थोड़ा वैसे भारी सामान और वैसे जो थे वहाँ रख दिए थे, और वहाँ से मार्च करके हम गए धा जगह पड़ती है बटालिक में धा जी। तो वहाँ तक हमारे को गाड़ियों से छोड़ा बटालिक सेक्टर के अंदर। जी जी। धा में एक हेलीपैड था, वो थोड़ी जगह थी, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है। तो वहाँ पर साहब ऊपर से डेड बॉडी आ रही थी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कारगिल एक जिला है। लद्दाख में 2 ही जिले, एक है, एक लेह है और एक कारगिल है। तो कारगिल जो है वो जोजिला पास ऊपर से जहाँ कुमरी बताया है वहां से स्टार्ट होकर के आगे गया है, बटालिक भी है उसके अंदर आता है। तो दरास और बटालिक 2 जगह। बटालिक एक और चीज के लिए मशहूर है जो अभी बताया, धा। धा एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं कि धा है, जालोर है, ये 2-3 गांव हैं, 2 या 3 गांव हैं जो कहते हैं प्योर आर्यन विलेज है। आज भी खासकर विदेशी टूरिस्ट बहुत जाते हैं घूमने के लिए, कि वो इनकी मान्यता है, इनका सोचना है कि ये बिल्कुल शुद्ध आर्यन प्रजाति वहां पर रहती है। क्यों है, क्या है, ये कितनी सच्चाई है, ये तो इतिहासकार बताएंगे। लेकिन चूंकि मैं भी वहां पर रह चुका हूं, मैंने स्वयं उनको देखा है और ये चीज प्रचलित है। तो आप वहां पहुंचे और आप बता रहे थे कि जब पहुंचे तो ऊपर से डेड बॉडीज आ रही थी नीचे। जी, सैनिकों की डेड बॉडी आ रही थी ऊपर से। नहीं तो आप कहाँ जा रहे थे उस समय? हम आपको कोई लोकेशन दी होगी, आपको कहाँ मिला? धा से सीधा हमारे को बताया याल्डो और गनासक एक जगह पड़ती है, वहां हमें पहुंचना था। तो आप जो नीचे है, जो गांव था, उस गांव से आप जब जा रहे थे अपनी लोकेशन जो भी आपको दी थी, तो वो लोकेशन तो वो छोटी होती है, पगडंडी सी होती है छोटी छोटी, उसी में आप जा भी रहे थे और ऊपर से हमारे शहीद भी आ रहे थे, शहीद की बॉडीज भी आ रही थी। तब का मंजर आपके मन में क्या गूंजता है? उस समय देखो, सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि उस समय हमारी नौकरी ज्यादा नहीं थी, 3 ही साल हुई थी, और उम्र भी ज्यादा नहीं थी कि इतना बड़ा हमें कोई एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस या जो डर भयभीत किससे होता है, जब आदमी किसी चीज में घुस जाता है उसके बाद उसका सब डर निकल जाता है। हमें डेड बॉडी देखी तो पूछ रहे थे, भाई ये क्या है? बोलिए सैनिक पाकिस्तान ने मारे हैं, वो सैनिक हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं पाकिस्तानियों को मारने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय अगर अमूमन आदमी अगर सोचेगा तो डर लगेगा, डरेगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहर समझो या कुछ भी समझो, लेकिन उस समय हमारे अंदर तनक भी ये नहीं आया कि हमें भी मरना है। हमें ये आया था कि जिसने इनको मारा है हम उनको मारेंगे। डर नाम की चीज नहीं थी, और अंदर एक जुनून और जोश था। और वहाँ जो बोलते भी जो कमजोर दिल का होता है किसी के अगर नहीं है तो, लेकिन वहाँ हमने तो ऐसा देखा कोई भी ऐसा नहीं था जो ये बोले कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा मैं पीछे जा करके जानना चाहूंगा कि जब गांव वाले जो मिले, अगर आपको कुछ याद आता है तो आप हमें बताएं कि वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन थी, आम जनता थी, जितने भी थोड़े बहुत ही होते हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया थी? सब वहाँ की जनता की क्या बता, उन्होंने इतनी मदद करी हमारी। वहाँ के जो गांव वाले थे, उनके जो बच्चे थे, वो वो इलाका क्या है, बर्फ ज्यादा उधर, पेड़ है नहीं, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हम जब चलते हैं तो हमें हर 10 कदम पर बैठना पड़ता है, लेकिन वहाँ के जो बंदे थे उनको हैबिट में था, वो बंदा वहां से चलता था, और वो अगले तो तक रोड तक वो बीच में रुकता ही नहीं था, लगातार मुसलसल लगातार चलता रहता? चलता रहता था। और हमारी सब इतनी मदद करी। अगर जो लड़ाई के बारे में पूरी जानकारी की अगर बात करें तो उन गांव वालों ने ही पूरी जानकारी दी कि यहाँ ऐसा है, क्योंकि शुरू शुरू में लड़ाई हुई थी तो साहब किसी को अनुमान नहीं था। ये एक कारगिल योद्धा ही बता सकता है कि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन कितना देशभक्त है, कितना नहीं। जब इन्होंने अपनी जुबानी बता रहे हैं कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, वो इस सेना की मदद कर रहे थे,
जबकि जाहिर सी बात है कि पार जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस तरफ भी उनके कुछ रिश्तेदार रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारतीय सेना की मदद की, रसद पहुंचाया, सामान पहुंचाया। ये एक काबिल तारीफ बात है और उन गांव वालों को हमारा सलाम। बहुत ही जबरदस्त। और उस समय उसके बाद जो बंदे ने हमारी सहायता करी थी, जो हमारे साथ रहे पूरी लड़ाई में, बंदे जो वहाँ के गांव के साथ रहे, उनको भारतीय सेना में जो लायक थे उनको भर्ती भी किया था। अच्छा, बाद में उनको जी भर्ती भी जी किया जी। था। मतलब जब वो आए थे उनको तो हथियार चलाना भी नहीं आता, लेकिन वो मौजूद थे वो लड़ाई के लिए नहीं थे हमारे साथ, केवल हमारे लिए राशन पानी पहुंचाने के लिए, पहुंचाने बहुत पहुंचाने। ज्यादा निःशुल्क भाव से, कुछ भी नहीं केवल क्योंकि गोला गिर के तो उनको भी लग सकता होगा सर। उनके भी लगे, वो भी खत्म हुए था, वो अच्छा, वो भी सिविलियन खत्म। सिविलियन भी खत्म तो हुए। फिर आप आगे गए, जी। तो कब पहुंचे आप वहाँ, कितना वक्त लगा? हमें रात को चल के गए थे दिन? रात को, दिन में तो कोई हरकत ही नहीं होती थी, रात दिन में को तो साहब ऐसा था, अगर दिन में हरकत कर ली तो तुरंत उसी जगह आरटी का गोला आता था। गोला आ जाता था। जी जी। तो वहां से हम गए, तो हम पहले यालडोर पड़ता है, यालडोर में तो रुकने की जगह नहीं है, उससे आगे एक गनासक जगह पड़ती थी, वहां जगह है कि पहाड़ियों के बीच में पत्थर है बहुत बड़े बड़े, पत्थर ही हैं जी। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई वैसे हो जाए, लेकिन जगह जगह अपनी पोजीशन लेके वहां बैठे थे। एक दिन वहां बैठे, दूसरे दिन जो है ब्रीफिंग चली वहाँ, कमांडर हमारे सीओ साहब, कंपनी कमांडर, और आगे से जो आदेश मिल रहे थे, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसको रिलीव करना है। उसके बाद वहाँ एक 5 पैरा के मेजर बिस्ट करके थे, नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जी हाँ। वो साहब वहाँ की पूरी रेकी करके आए हुए थे। उन्होंने हमारे को ब्रीफ किया बहुत ही अच्छी तरह से, ग्राउंड की जो चीज थी वो उन्होंने बताई। वो ये बोले कि आप में इतना जोश भी अच्छा नहीं है कि आप जोश में अपनी जान को गंवा दें, वो किसी काम का नहीं है। भाई जोश जब अच्छा लगता है जब आप अपने जोश में दुश्मन को परास्त करें, जब आप जिंदे ही नहीं रहोगे, आप किसी काबिल ही नहीं रहोगे, तो वो जोश किस काम। वो बात साहब हमें बहुत ही बढ़िया लगी थी, उन्होंने ग्राउंड के हिसाब से चीजें बताई थी। तो आपको जो देखा ग्राउंड में पूरा सीन क्या चल रहा था, पूरा गोलाबारी का था या वो तो चल ही रहा था उसमें, लेकिन मेन टास्क जैसे आपको मिला तो आपकी पलटन को क्या टास्क मिला? हमारी बटालियन को खालुआ रिज पॉइंट 5287 पे कब्जा करने का आदेश मिला। ये कहना बहुत आसान है, 5287 होता क्या है, ग्राउंड पे मैप पे देखोगे, जब भी इतना आपने ग्राउंड पे जब देखते हैं तो ऐसी ऐसी 20 पारी पड़ती है, जब वो पॉइंट मिलती है। हम कहाँ से आए, हैदराबाद से, जब भी बटालियन कहीं ऐसी जगह जाती है तो वहाँ एक क्लाइमेट होता है, सब मौसम के उसके लिए अनुरूप मौसम के अनुरूप ढालते हैं, एक्लेमेटाइजेशन होता है। वो हमारे को 7 दिन का होता है, लेकिन हमें कोई टाइम ही नहीं मिला। हमारे सीओ साहब ने बोला भी था, लेकिन कमांडर साहब ने ये बोला कि साहब अभी है नहीं, थोड़ा तसल्ली से। एक्लेमेटाइजेशन जैसा इन्होंने बताया, जब भी कोई लोग या डॉक्टर्स के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी एक खास ऊंचाई पे जाने के बाद हमें वहां रुकना पड़ता है। मसलन 9000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के 1 हफ्ता वहां रुकना पड़ता है, शरीर को उस अनुसार ढालना पड़ता है। 9000 से जब 12000 की फीट पे जाते हैं तो 4 दिन और दोबारा उसका एक्लेमेटाइजेशन होता है, मौसम के हिसाब से शरीर को ढालना होता है। और उसके बाद और जब 15,000 की फीट के वो ऊंची हाइट पे जाते हैं तो फिर 3-4 दिन का और लगता है। तो आपने बताया कि ये सब आपका प्रोसेस में नहीं हुआ, सीधे ले जा करके वहां डाल दिया कि जाओ और लड़ो, जी। क्योंकि टाइम ही नहीं था, इतना वेट ही नहीं कर सकते। उस समय हालत और ज्यादा खराब हो चुके थे। जब तक आप पहुंचे तो हालात खराब हो जो समय तक मेन चीज क्या थी कि शुरू में पता नहीं लगा कि भाई ये क्या है। अब आदमी क्या करता है, वहाँ बटालिक में जितनी भी पहाड़ी थी, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये समझौता था कि यहाँ कोई भी सेना नहीं रखेगा। सर्दियों के दौरान, सर्दियों के दौरान ना बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती थी, और दोनों ही बर्फ जैसे पिघलना शुरू हो जाती थी, उस समय पेट्रोलिंग होती थी, पाकिस्तान वाले भी आते थे और हम भी जाते थे, तो वो हेलीकॉप्टर से भी होती। तो हमारे एक अफसर, एक जैसे 20 जवान उस जगह पेट्रोलिंग के लिए गए। जब उनको पता लगा कि यहाँ तो गड़बड़ ज्यादा है, उन पर फायर आया और उनकी कैजुअलिटी भी हुई उनमें से, लेकिन फिर भी इतना अनुमान नहीं था कि इतनी सेना हो सकती है, 10 20 50 आदमी हो सकते हैं। उधर कुछ एक आध पोस्ट के सोचा होगा उन्होंने, ये नहीं मालूम था कि पूरे जी, पहाड़ पे कब्जा करके बैठे। फर्स्ट में नुकसान इसीलिए हुआ कि हमने सोचा 20 आदमी हो गए, हमारे 60 आदमी गए, 70 आदमी गए, लेकिन वो भी वहाँ कामयाब नहीं हुए।
जब बाद में फिर तसल्ली से जब हम गए हैं, जब तक बिल्कुल क्लियर हो गई थी, रेकी हो गई थी, और इंटेलिजेंस से पता लगा कि ऐसे ऐसे है, जब फिर भाई सब ने बहुत ही शांति से और धैर्य को कामयाब रखते हुए फिर आगे की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद हमारी बहुत कम कैजुअल्टी हुई। हम गए और उससे आगे थोड़ा एक टैग हेडक्वार्टर बनाया, हमारे सीओ साहब वहाँ गए। टैक्टिकल हेडक्वार्टर जी जिसका बोलते जी हैं ग्राउंड जी। पे। तो वहाँ की अभी अब मैं अब एक बात बताऊं आपको, हमारे 2IC थे लेफ्टिनेंट कर्नल SK पहाड़ी। SK पहाड़ी। पहाड़ी तो वो एक्चुअली वो ही कमांड कर रहे थे कि सीओ साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कंपनी कमांडरों को लेके नदी थी एक, नदी के उस पार गए, क्योंकि यहाँ से तो वो पहाड़ी दिख नहीं रही। ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए उन्होंने देखा कि दिन की सुबह की बात थी कि अभी इतना नहीं होगा, तो वो नदी को क्रॉस करके दूसरी साइड में गए। उनके साथ में मैं INT में था, इंटेलिजेंस में, तो हमारा उस्ताद था एक नायक टीपू सुल्तान खान, झुंझुनू के बहुत ही तगड़ा इंसान। तो वो उनके साथ है, मैं कंपास GPS वगैरह लेके, तो पनोरमा उन्होंने बनाया था, वो दिखाया कि कौन सी पहाड़ी कैसे है, वही बताया कि वही ब्रीफिंग होगी जो आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ जिस सी कंपनी किस पर जाके कब्जा किस पे करेगी। जाके जी जी हमला करेगी, हाँ और फिर टारगेट दे रहे थे बेसिकली आपको, हर कंपनी का टारगेट, कौन सी कंपनी किस टारगेट पे जी जी जाएगी किस और डिस्प्ले कब्जा आ करेगी। रही कैसे आई, तो वो कंपनी कमांडर को ले जाके दिखाना चाहते थे। तो वो वहां गए हैं, इतने में आरटी का फायर शुरू हो गए, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का। वो फायर सर थोड़ी देर रुकता था फिर शुरू हो जाता था। तो वहां से वो बंदे मार मतलब 20 कदम भी नहीं आए, इतने में तो उसी जगह गोला गिरा जिस जगह वो बैठ के ब्रीफिंग कर रहे थे। ये कहने का मतलब कि उनका भी ऑब्जर्वेशन पोस्ट वाला लगा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। जी बहुत ही तगड़ा था हाँ। बंदा, सब एग्जैक्ट जगह गोला डालना ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये इलाके में पड़ सकता है लेकिन उसी जगह पे जी गोला जी मारा, जी। यानी कि उन्होंने बिल्कुल सही प्लॉटिंग करके और गोला डलवाया। तीसरा या चौथा गोला तो उसी जगह आ गया था, जो फायर शुरू हुई नहीं पर वो जो फायरिंग, तो तीसरा गोला वहीं आ गया था। उसके बाद सबको बता दिया गया कि भाई पत्थर, वहां कोई वो तो थे नहीं, वो सब पत्थरों के नीचे सिर लगाओ और अपनी पोजीशन ले लो जब तक फायर चलता। उससे पहले की एक बात बताऊं, मैं शाम के करीब 6 बज रहे होंगे, तो सब पत्थरों के नीचे बैठे हुए थे, सर्दी बहुत थी, तो अपना अपना वो जो ओढ़ने मतलब को वो जैसे हम घर मकान वगैरह देखते हैं, तो इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सब लोग दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे बल्कि, कि जिस जगह पे गए वहां तो कोई घर मकान वगैरह तो कुछ नहीं है, वो तो ओपन में रहना है। और इतनी ऊंचाई की बात जब करते हैं, ना तो ऑक्सीजन है, ठंड का क्या आलम था, ठंड तो जबकि गर्मी का टाइम था वो। गर्मी का टाइम तो यहाँ था, वहां गर्मी का टाइम नहीं था, बर्फ थी, सब बहुत ज्यादा बर्फ थी। तो आपको इक्विपमेंट पूरा मिल गया था तब तक? उस समय साहब इतना अवेलेबल नहीं था, सबसे यानी कि उस समय इतना इक्विपमेंट अवेलेबल भी नहीं था, और -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप लड़ाई लड़ रहे जी थे। जी नॉर्मल कपड़ों में, उस समय किसी भी सेना के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था जो कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हो। दो तरह की लड़ाई, जी एक तो दुश्मन, जी और दूसरी उससे बड़ा दुश्मन जी मौसम। जी जी जी। उस समय किसी के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी सेना के अंदर, ये तो बाद में अभी अब तो कर नहीं, उस समय तो मिलता जो है। गए थे, क्योंकि लड़ाई उस अति की वैसे हुई, तो वो उस हिसाब से था, क्योंकि ब्लड प्रूफ वगैरह की एतना देखिए, जो मेन जो पारंगत जो लड़ाई होती है उनमें जैसे ब्लड प्रूफ वगैरह लेकर के नहीं चलते, तो नॉर्मल जो होती है उसके अंदर अपना लेके चलते हैं, बाद में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि वैसे लड़ाई नहीं लड़ सकते नहीं सब वो उल्टे। लड़ाई थी, और खासकर इन्फेंट्री को तो उसकी बहुत जरूरत है, चाहे वो कोई सी भी लड़ाई हो। हाँ। तो बहरहाल मतलब जो आगे आते हैं, जब ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह पहले कहाँ हुआ करते थे, लेकिन ये तो बाद में अब बनने अपने शुरू हो लड़ाई के गए। बाद, लड़ाई के बाद ही, लड़ाई के बाद। लड़ाई के बाद ही काउंटर इंसर्जेंसी वगैरह के अंदर जब जरूरत के हिसाब से हर चीज अपने को इक्विप करता है, तो उस हिसाब से अपना था। तो बहरहाल वहां पर जो आप गए, तो मौसम की लड़ाई सबसे बड़ी झेलना था, जी तो वो आपके बच के आ गए। और आप जो रहने के लिए कुछ नहीं होता, तो ओपन में ही होता था, वहां आप अपना टेंट भी नहीं लगा सकते कि टेंट के अंदर रह ली। आप दिन में हरकत नहीं कर, टेंट तो बहुत दूर बात गई, और टेंट तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर बहुत थे वहां, उनके पत्थरों के नीचे ही छुपना था, उन्हीं पर जैसे पत्थरों के नीचे ही ये छुपना मान के बस। चलो पत्थरों का गुफा बना लिया बस हमने। बस बस वो ये कि उसमें जो है आप सबके हेलमेट कभी उतरता नहीं था, हाँ। और हेलमेट के साथ उसमें अंदर से सिर दे लो और फायर होता रहे, कोई तो वो नहीं। उसके अंदर उस दिन की बात में बताऊं, फायर चल रहा था, सब अंदर आ गए, एक
थोड़ी जगह थी, मतलब उसमें हम 4 बंदे बैठे थे। मैं था, एक क्वार्टर मास्टर था, और एक बीके डांगी ग्रेनेडियर सिपाही वो भी था, एक राजेश, 4 बंदे थे। तो फायरिंग शुरू हुई तो बताया कि सब बंदे इधर से आके इस जगह पोजीशन ले लो। तो हम तीनों तो सिपाही थे, हम तीनों वहां से हटके दूसरे पत्थर के नीचे चले गए। हम दूसरे नीचे पत्थर के गए, उसी जगह फायर आ गया, और आरटी का गोला कहाँ गिरा, जिस जगह हम लेटे थे। आप इसलिए कहने का मतलब कि बार बार जगह भी चेंज करनी पड़ती है, एक जगह बैठोगे तो अगला गोला तुम्हारे पास आने ही आना है, तो सो भी नहीं सकते फिर। नहीं, सोने का तो कोई आती नहीं थी, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती थी, ऑक्सीजन नहीं था। हाँ। तो जिस जगह हम बैठे थे 4 बंदे, तो एक एक करके 3 तो हमारे उधर से, चौथा बंदा जो क्वार्टर मास्टर था, वो बंदा वहां से दूसरे पत्थर तक पहुंच नहीं पाया। इतने में उसी जगह आरटी का गोला आया, पाकिस्तान की आर्टिलरी का गोला सटीक जगह पर है। सटीक जगह पे आया। उस बंदे के, मैं बता रहा हूँ, पेट पे गिरा। आप बताओ क्या बचा होगा, और ऐसे चीतड़े उड़ गए थे साहब, कुछ नहीं मिला होगा सर। उसमें कुछ नहीं बचा उसका। उसके बाद हमने जब देखा तो एक तो बहुत ही अच्छा बंदा था साहब, एक वो बंदा बच्चों की तरह, हमारे को बच्चों की तरह, बताओ, वो पहले खुद चला जाता, शहीद हुआ है जी, वो पहले खुद चला जाता तो हमारे में से कोई जाता। लेकिन मेरे को फौज के अंदर सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि घर पर कोई सगा भाई भी इतनी नहीं कर सकता जितना फौज के अंदर सीनियर आदमी जूनियर को तवज्जो देता है, जितना ख्याल रखता है, जितना उसकी देखभाल करता है। इसलिए वो हमारा परिवार कहलाया जाता है। बहुत ही मतलब सराहनीय काम। मैंने पूरी सेना के अंदर, पूरी सर्विस के अंदर 24 साल सर्विस करके आया, मैंने पूरा ये देखा कि सब मदद कोई नहीं कर सकता जितनी सेना में एक आपस में एक दूसरे की करते हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा वो रखते हैं। तो आप वो गया, उसके आगे फिर आपका आंखों के सामने का जब मंजर हुआ, उसके बाद कुछ क्योंकि उसके तो कोई बचे ही नहीं होगा, अब गोलीबारी हो रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या मतलब मन में क्या ख्याल आया कि आपका उसका दिल भी तो पता, तो अभी जब फायर बंद हो गया, अंधेरा ज्यादा हो गया, उसके बाद हम उसके पास गए, तो मैं तो नहीं गया, दूसरे बंदे जो गए तो पता लगा कि वो बंदा खत्म हो गया। तब तक नहीं पता था? जब तक नहीं पता था वो, तब तक आप सोचे कौन है, ये नहीं पता था कौन है, लेकिन पता ये लगा कि उस जगह जो हम लेटे थे उस जगह पता लगा। जी। फिर उसको उसमें बांधा, जो भी इकट्ठा करा। हाँ। उसके बाद साहब इतना तो आपके जहन में क्या? जहन में ये आया था कि देखो, पहाड़ी इतनी है, जाना असंभव है इतनी जल्दी, लेकिन ये था कि अभी आए तो मैं साहब भले ही मर जाऊं, लेकिन साले को उसको मार मैं। इतना मतलब उसमें उल्टा जोश और मतलब उससे इतना जोश आया कि अपने आप को तो इंसान भूल ही गया, मैं क्या हूं। बस एक ही चीज दिख रही थी कि मैं कब जाके उसके सीना पे गोली मारा, दुश्मन के सीना पे कब, जिसने ये हमारे साथ हरकत करी है। फिर आगे क्या हुआ फिर आपको? उसके बाद साहब हमारी चारों कंपनी कालूबाग रिज पर अटैक के लिए चढ़ी, अलग अलग जगह से अटैक करो, तो उस अटैक में आप भी थे? जी, मैं एसपी कंपनी का नुमाइंदा, लेकिन लड़ाई में क्या करते हैं, कास्टवान बंदों को बेचते हैं, अपने पलटना कंपनियों में बेचते हैं। तो मैं आईएनटी का, तो मेरे पास कंपास जीपीएस जो भी जो रहते हैं, मैं कंपनी कमांडर के साथ, मतलब कंपनी कमांडर से आप इंटेलिजेंस टीम में थे? एक बंदा जो कंपनी कमांडर के साथ रहता है वो मैं ही था, कि मैप की जरूरत है या जगह की जरूरत है, किस जगह हम बैठे हैं, आगे उनको भी पास करना है कि हम यहाँ पहुंच गए, अभी यहाँ पहुंच गए। तो बहरहाल आप मतलब उस अटैक में साथ में गए कंपनी कमांडर? जी, सबसे पहला हमारा ही काम होता है। उस जगह क्या पाकिस्तानी बैठे हुए थे या खाली था जगह? नहीं, पाकिस्तानी जब हम पहुंचे थे उससे पहले उसको फायरिंग से, वो फोर्स का फायर, मोटर का फायर काला कर दिया था। उसको उनकी पोस्ट को हमारी सेना ने, हमारी गोले ने दाग दाग के उनका सत्यानाश कर दिया था। बहुत सत्यानाश। जब हम गए थे उस समय साहब उनकी डेड बॉडी मिली, वहाँ पाकिस्तानी की डेड बॉडी मिली आपको? ये बोल रहे थे नहीं कि सैनिक नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी हरेक, हमारे तो सेना में क्या है, आई कार्ड साथ नहीं रखते, हाँ, लेकिन उनके हरेक की जेब में आई कार्ड था पाकिस्तानी सेना का। अच्छा। तो वहाँ डेड बॉडी मिली, हथियार इतने मिले कि उनकी तो बहुत तगड़ी कलानी थी, मतलब अच्छा खासा उनका बंदोबस्त था उसके? जी जी, बहुत बंदोबस्त है। मतलब इतना था कि 1 साल अगर लड़ाई चले तो उनका आमनेशन खत्म नहीं होने पाना, तो पता हुआ उस जगह से, उस जगह को राशन इतना, इतनी तैयारी से बैठ जी गए थे। जी जी।
तो हमारी सबसे पहले चार्ली कंपनी पोस्ट हमारी थी। पोस्ट हमारी नहीं थी, वो तो किसी की भी नहीं थी, उन्होंने बना रखी अच्छा, थी बना दी थी और उन्होंने। पोस्ट तो किसी की थी नहीं। जी, उन्होंने बस दिन कब से लग रहे थे, वो तो बर्फ के टाइम से ही लग रहे थे। बर्फ के टाइम उन्होंने से ही। धीरे धीरे पत्थर इकट्ठे करे और ऐसे करके जगह बना के, और बहुत दिनों से तो उनका वो भी तो उनके लिए बहादुरी का काम है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बहादुरी का काम है, बहुत ज्यादा बहादुरी। इस जगह जाके इतना भाई, एक तैयारी सैनिक करना दूसरे है। सैनिक का तो बताएंगे, उन्होंने अपने कमांडरों की बात माना। जी 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 एक सैनिक ने दूसरे सैनिक का वो किया, तो समाज देखो, सम्मान की बात होती है। सैनिक तो होते हैं, वो पाकिस्तान के सेना, वो पाकिस्तान के हितकारी रहेंगे, हम हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान। तो सैनिक सैनिक ही सैनिक होता तो है। सैनिक ही है। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक का सम्मान करता है उसे, लेकिन जब लड़ाई होती है तो दुश्मन है। दुश्मन, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। तो आप मतलब वहां पहुंचे तो उनकी डेड बॉडीज आपको मिली, जी जी। और उनका पूरा हथियार हमने साथ हथियार। एक्स्ट्रा था नहीं, वो कुछ तो भाग गए, बच के कुछ तो जो भाग बचे थे वो भाग गए। गए। जी। बाकी पूरा हमारे चार्ली कंपनी में मुस्लिम कंपनी है, उसके कंपनी कमांडर थे मेजर अजीत सिंह, जो भी ब्रिगेडियर से रिटायर हैं। पहले बैक स्टेज आप बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आपके यहाँ भी वो शहीद हुए थे और एक बार में ही 10 जवान गए थे। अब इससे आगे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो वहां जब हमने पहुंच गए, रिपोर्ट लग गई कि भाई 22 ग्रेनेडियर है, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम तो बहुत पहले से ही फैला हुआ था। जी। उससे पहले ही हम यहाँ इतना करके गए थे, इतने अवार्ड और इतने तो इंडियन आर्मी में छाई हुई थी। और उसका जब रिपोर्ट लगी कमांडर को, तो हल्ला हो गया था कि भाई स्कैंडर ने खालूबार रिज पे कब्जा कर आपने ले लिया, जी कब्जा जी। कर लिया। तो बड़ी खुशी हुई सबको। लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया साहब। अच्छा अच्छा, मतलब आपने कब्जा कर दिया, पाकिस्तान ने मतलब फिर आपको काउंटर अटैक किया वापस लेने के जी लिए। जी, वापस लेने के लिए काउंटर अटैक किया। इतना भरोसा नहीं था कि इतना कर देगा, तो हेलीकॉप्टर से आए वो, और उन्होंने वहां बंदों को उतारा और आमने सामने की लगाए। मतलब आपने वो आमने सामने गोली गोली ऐसे करके हम मार रहे हैं और वो मार रहे हैं उनमें। तो हमारी चार्ली कंपनी के ये ऐसे तो मौके तो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ही ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी, जी जी जी। सामने सामने किस तरीके से लड़ाई बनी। ये लड़ाई जो हुई थी, हमारी चार्ली कंपनी के 10 जवान वहीं शहीद हो गए थे। चार्ली कंपनी जवान कौन सी कास्ट की बताया? चार्ली कंपनी मुस्लिम कास्ट थी, जिसके मेजर अजीत सिंह कंपनी कमांडर थे साहब। मुस्लिम पलटन, मतलब मुस्लिम जवान थे उसके अंदर, तो 10 की 10 शहीद हुए मुस्लिम थे। जी जी जी, 10 उन्होंने वो शहादत दी वहां पर। जी। काउंटर तो बाकी तो उनके भी वो मारे, उन्होंने मारा होगा डेड बॉडी बात में, मतलब आपको, लेकिन आपका एक साथ 10 आदमी मरना, मतलब शहीद होना, मरना अल्फाज गलत हो जाए, शहीद होने वाली बात है। नो, मतलब उनका जो अटैक किया था उसको फेल कर दिया उसको, अपनी जान पे खेल के, जब शहीद होने से पहले उसको फेल कर और दिया। क्या 10 बंदे तो हमारे वहीं शहीद हो गए। हाँ। और बाकी के बंदों में एक आदि कोई ऐसा बचा जिसके गोली नहीं लगी हो। हाँ, भाई अब वो शहीद नहीं हुआ, लेकिन वो बेकार तो हो गया। हाँ, बेकार हो गया। तो इतने में वो चले गए। काउंटर अटैक कितनी देर होता है, घंटे 2 घंटे। थोड़े से लोग आते हैं। जी जी। वो अपना खड़ा किया, जो थे वो मर गए, जो एक आध बचा वो भाग गया। हाँ, उस दोनों जगह का नुकसान हुआ। जी, नुकसान तो दोनों लड़ाई में होता ही है। लड़ाई तो वहां। जी जी। तो आपके जब ये गए, फिर उसके बाद आपको क्या आदेश मिला? उसके बाद तो उसमें क्या आपके पास उन्होंने आपने गोलाबारी मांगी थी, अगर आप कुछ याद कर पाओ, क्योंकि उस समय तो आपकी उम्र भी कम थी, या गोलाबारी के लिए आपके पास आई है वापस जो आपने मांगा होगा, या फिर पैदल सेना की आपकी मदद के लिए कोई है? नहीं, हमारे क्या है, प्लानिंग से ऐसे गए थे कि जैसे पहले कंपनी के 60 आदमी आगे गए, उनको लड़ाकू बना के भेजा। लड़ाकू। उसके बाद अमनेशन उनका, बाकी वहाँ कोई खाना पीना कुछ नहीं था। जो कोई ताज्जुब करेगा कि 20 दिन तक हमने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, केवल वहाँ बर्फ थी, बर्फ लेते मुंह में रख लेते थे और लड़ाई के लिए चल देते थे। तो 20 दिन बाद पता नहीं कितने दिन पुरानी पूड़ी गई थी, और उनका चूरन था, एक एक मुट्ठी चूरन पूड़ी का मिला था हमारे को, वो हमने खा के बर्फ खाई थी। तब तो मतलब वो लड़ाई हम पहले सुनते थे साहब को, हमने लड़ाई में घास खाई है, पुराने आदमी बोलते थे। हमने लड़ाई में घास खाई है, हमने लड़ाई में जो है ऐसे ऐसे उससे बंकर बनाए हैं। तो हम भी हंसते थे कि ये क्या बात करते हैं, कि जो लड़ाई हो रही है तो क्या वहाँ बंदोबस्त नहीं होते थे। लेकिन लड़ाई के समय जो चीज वो बोलते थे बिल्कुल सटीक होती थी साहब, वही चीज हमें ग्राउंड पे वही चीज आपको ग्राउंड पे मिली है, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हौसला तो
मतलब ही नहीं था, ये जगह ही ऐसी होती है या ऊपर वाले की मेहर कब होती कभी है। परिवार का ख्याल आना या अपने माँ बाप का, गाँव का? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो फोन होते तो जब ज्यादा बड़ा तो फोन तो थे ही नहीं। हाँ, बस ये है कि बच के, अगर बच गए तो घर जाएंगे, किसी को ये नहीं था कि मैं यहाँ से बच के जाऊंगा। मतलब पहले ही सोच के रखा था हम जाएंगे नहीं। और साहब वहाँ की हालत ही ऐसी थे कि कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बस ये था कि मैं अपना मकसद पूरा कर, मकसद पूरा मैं तो जा ही नहीं रहा। जी जी मैं जी तो जी, वापिस जाऊंगा नहीं जिंदा, लेकिन जो जितना भी है मैं अपना मकसद पूरा करके जाऊंगा। और रही बात उसकी कि जो कंपनी कमांडर के साथ था तो मेरे को हर चीज का वहाँ का ज्ञान है कि कब किस चीज की, क्योंकि हम कंपनी कमांडर से साहब वो नीचे बोलता था हमें ये चीज की जरूरत है या ये है, तो वो सब चीज मेरे से जीआर लेके मैं ही बोलता था उनसे कि साहब इस जीआर पे हम बैठे। भाई आपसे ग्रेट जी रेफरेंस जी यानी कि नक्शे में पॉइंट बताया करते जी थे, तो उस जगह पे चीजें कोशिश होती थी पहुंचाने की। जी जी। क्योंकि वो भी आज बोला है तो एकदम से आएगा नहीं, वो भी 2 दिन के बाद आएगा। 2 दिन नहीं, कई दिन लगते थे साहब, 2 दिन में तो और खाना भी मांगा है तो वो भी कई दिनों के बाद। खाने का तो कोई चक्कर एक बात नहीं बता था। रहा हूँ हाँ मैं आपका, बात है, यार लेकिन अम्यूनिशन खत्म हो जी गया है या जी कुछ, जी तो उस जगह पर फिर आप पहुंचे तो वो पाकिस्तानी वो चले, जिसको मारना था मर गए, 2-1 बच्चे होंगे वो भाग गए जी जी काउंटर अटैक में। जी। फिर ये ऑपरेशन कब तक चला आपका? सर वो हम 2 दिन वहीं उसी पहाड़ी पर रहे, कब्जा किया पूरी, चारों तरफ से पूरी बटालियन पहुंच गई हमारी। तब तक पहुंच गई थी, हाँ। जी उससे वो पहले ये 10 शहीद हो गए। हाँ ये सही, तो काउंटर अटैक कर दिया नहीं, तो वो इसी रीज पर किया जिस पर चार्ली कंपनी ने अटैक किया था। काउंटर अटैक दूसरी कंपनी दूसरी साइड से। अच्छा, वो सब अपने अपने पॉइंट दिए जी थे। जी जी। तो वो तो वहाँ कोई वो नहीं, डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिला था जब हम गए थे। अच्छा अच्छा। ये तो चार्ली कंपनी के ऊपर उन्होंने काउंटर अटैक किया जब ये आमने सामने की लड़ाई हुई इनके तो साथ। अन्य सामने के उसके बाद साहब हमें 2 दिन वहाँ रहे, उसके बाद आदेश मिला कि आप यहाँ से उतर के नीचे आओ। ओके। तो हमारी यूनिट वहाँ से नीचे आई और उससे बाद आगे ऑब्जेक्ट एक काली पहाड़ी बोलते थे। अब यार तो मेरे को याद नहीं, उसकी काली पहाड़ी पे टास्क मिला हमें अटैक करने का, उसको कब्जा लेने के लिए। ओके। तो उसके बाद हम वहाँ के लिए मार्च कर गए। और एक दिन तो था वो हम गए, हमको जाने, रात की बात है, हमको नाले से आगे जाने नहीं दिया, इतना फायर चला पूरी रात। रोकने की पूरी जी परसक कोशिश की जी गई। जी, उस दिन हम जा भी नहीं पाए। उस दिन हम जहाँ थे वहीं रहे। उसके बाद अगले दिन हमने क्या किया, हमारी यूनिट की एक कंपनी ने दूसरी जगह जाके फायरिंग करी। उनका हेड डाउन किया। जी जी जी, दूसरी जगह फायरिंग करी और हम दूसरी जगह साइड से निकल के थोड़ी सी बटालियन। प्लानिंग चेंज जी करके। जी। जब वहाँ हम पहुंचे और उसके बाद वहाँ शाम को सब कंपनी कमांडर और उन्होंने ब्रीफिंग की कि भाई ये वाली है और ऐसे ऐसे इस पर जाना। तो हम उसके बहुत गए हैं और वो करीबन सुबह 4 बजे पहुंचे हो? जी जी 4 बजे, ये बात है 25 तारीख की। और 25 जुलाई 25 जुलाई की बात थी ये। हाँ। जब लास्ट में जब हम पहुंचे, मतलब उसको आपने कब्जा कर लिया दूसरे। कब्जा कर लिया। जब फिर एक और हमें लेनी थी, नहीं तो 25 जुलाई को हमें आदेश मिला सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमें 25 को गए तो 26 हो गई थी, सुबह 4 बजे गए थे। तो जब आदेश मिला कि अभी जहाँ हो वहीं रहो, ये नहीं बताया था कि सीज फायर हो गया है, ये बोला कि जाओ वहीं पे वहीं रहो और हरकत नहीं करनी है कुछ। अच्छा। उसके बाद साहब यहाँ से हमारे एक कंपनी कमांडर थे मेजर अशरफ खान, हाँ। वो ब्रो कंपनी के साथ थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये हमारे सामने दुश्मन, तो वो हरकत कर रहा था। यहाँ देखने वाली बात एक यह है कि जैसा बताया कि 22 ग्रेनेडियर की जो 4 कंपनियां थी, एक पहली कंपनी में यादव थे कास्ट के हिसाब से बताया, तो दूसरी कंपनी में जाट थे, तीसरी में मुसलमान थे, चौथी में मीना जाति के लोग थे। लेकिन अगर जहाँ देखा जाएगा कि चार्ली कंपनी जो कि मुसलमानों की थी, लेकिन उसका कमांडर जो था वो मेजर अजीत सिंह था। और ब्रेवो कंपनी के अंदर जो जिसमें कि जाट थे, हमारे जाट भाई थे, सैनिक थे, उसको कमांड कर रहे थे मेजर अशरफ खान। तो ये फौज की एक बड़ी खूबी है और इसी के मार्फत ये फौज एक संदेश देना चाहती है कि जब इस तरीके से मिलकर के रह सकते हैं तो हमारी आम जनता भी अगर मिलकर के रहे तो देश एक हमारा वाकई में दो स्वर्ण युग में पहुंचेगा। हाँ, लेकिन तो सर फिर कास्ट की अगर बात करें, नहीं तो कास्ट केवल सुनने के लिए, बोलने के लिए कास्ट है, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी भावना नहीं होती नहीं होती है। कि यहाँ कास्ट वाला कोई, वहाँ केवल सैनिक की भावना होती है। वह अगर ब्रो कंपनी का जवान किसी चीज से पीड़ा में है तो चार्ली कंपनी उसकी 100% मदद करती क्योंकि है। वो एक टीम भावना है। लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि वो जब कायदा की है तो ये भावना की वो आना नहीं है, सब ये एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है।
सबने अपने अपने जी। के प्रेरणा, एक दूसरे से प्रेरणा लेके जब वो कंपनी कर सकती है तो मेरे को बस तो ये एक वो चलता है कि अगर उसने, वो बोलते नहीं कि मेरी कंपनी में इतने अवार्ड है, मेरी कंपनी, वो सब एक जज्बा बढ़ाती है। जज्बा बढ़ाते हैं उसको, जी, पॉजिटिव चीज में जी, लेने जी, का, वो एक पॉजिटिव। संदेश देना चाहते तो वो जो 10 बंदे हमारे खत्म हुए थे उसमें एक हसन मोहम्मद था सब। हैं। 10 बंदे जो काउंटर अटैक में हुए थे, हसन मोहम्मद। जी जी, वो गहरा कला अकोला का था। अच्छा, वो गांव आपके घर के पास ही है? जी जी जी, अकोला का आगरा। गहरा कला जी अकोला जी। का था। वो बंदा, आपको बताओ ना, अप्रैल में मैं भी छुट्टी आया था, वो भी छुट्टी आया था, अप्रैल 99 में? 99 में। वो उसकी शादी थी साहब, अच्छा। अप्रैल 99, मेरे ज्यादा अंदाजा 20 अप्रैल की शादी थी। हाँ, और वो मेरे घर पे भी आया था, उसे पता था कि एक ही पलटन के एक हो आप लोग? बटन के, तो मैं कार्ड देने आया था शादी में बुलाने के लिए। तो थोड़ा सांवला था, तो इतना हंसमुख बंदा था, मुझसे हसन कालिया बोलते थे। अच्छा। हसन मोहम्मद नहीं बोलते थे, हसन कालिया। और वो हंसता था बहुत, हाँ, मतलब मतलब एक याराना, एक जी दोस्ताना जी जी, का वो। बहुत ही तगड़ा बंदा था। और उसका एक्चुअली बता रहे हैं, जो खत्म हुआ उसका दुख बहुत हुआ था। इतना बंदा बढ़िया था कि सभी बंदे उसकी सराहना करते थे, इतना तगड़ा बंदा था। और जान भी थी, तो सबसे फर्स्ट फर्स्ट जो बंदे थे उनमें शामिल था वो। अच्छा, तो मतलब शादी हो करके एक हफ्ता भी घर में नहीं रहा होगा, जी मतलब जी जी, मुश्किल, फिर बाद में लड़ाई में चला जी गया जी वो। जी जी, फिर आया तो इसमें बाद में वापस। से उसको वो सरकार ने पेट्रोल पंप भी दिया, जी, उसके परिवार कारगिल लोग, में कारगिल पेट्रोल पेट्रोल पंप पंप है, के नाम से। हसन मोहम्मद के नाम से, वो कारगिल इंडियन पेट्रोल पंप के नाम से, जी जी। नाम ही उसके नाम से नहीं, कारगिल के नाम से ही हो गया। हसन के नाम से कोई नहीं जानता, उसका फोटो लग रहा है, हाँ। लेकिन उसके नाम से कोई नहीं जानता कि हसन तो मोहम्मद है। आज के तारीख में मतलब आगरा के अंदर वो क्षेत्र है, वो कारगिल के नाम से ही मशहूर हो गया, पेट्रोल पंप, बस वही। और सिर्फ हसन मोहम्मद की वजह जी से जी बना। जी जी। ये है। तो सिर्फ आपके जो जवान थे, लेकिन आप मुझे पहले बता रहे थे कि ये कुल मिला के 18 जवान की शहीदी हुई थी जी, पूरी लड़ाई में। पूरी लड़ाई में, तो जी 10 तो एक बार में गए। जी, 10 तो इसी दिन होगा, आमने और सामने की लड़ाई। बाकी ये कब कब मतलब गए? ये सारे दूसरे अटैक एक और आपने बताया था कि आप क्वार्टर मास्टर जो लग गया था, एक तो उसी फिर दूसरी उसमें अटैक में भी हुआ था? जी, दूसरे था। एक जवान तो बुलंदशहर का था, जाट कंपनी का ही था साहब। हेलमेट बोलते ना, हेलमेट लगा, पूरा हेलमेट तो कभी उतारते ही नहीं। हाँ हाँ। और वो बंदा पत्थर के नीचे सिर लगा के लेटा हुआ था। हम्म। उस बंदे का इस जगह गोली लगी, और हेलमेट से इस दर से निकल गई गोली, कोई आवाज नहीं निकली। केवल आदेश मिला था कि 9 बजे यहाँ से मार्च करेंगे, और 9 बजे तक इंतजार कर रहे थे अपने अपने। एक बंदा था, उसका LMG-2 था सर। तो वो बंदे दोनों एक साथ थे, और उस बंदे की हेलमेट में गोली लगी और दूसरी साइड निकल गई। और कब तक नहीं पता लगा, 9 बजे तक वो बोल रहा है उससे कि अरविंद खड़ा हो, चल, सब चल रहे हैं। अच्छा, उसने आवाज भी नहीं की, मतलब गोली कुछ में नहीं तो निकला, साइलेंट हो गए? आवाज कुछ जब नहीं। उसको हिलाया तब पता जी लगा जी, कि वो जिंदा नहीं है। खून वो निकल रहा उसके। और जब पता लगा कि साहब वो उसका LMG-2 है, वो तो खत्म हो गया। तो अब मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि ये पूरा मंजर देखा है, इतनी जी मौतें जी देखी, लड़ाई देखी, ये सब उसमें गया, तो जज्बा भी अपना वो जागा। जब ये युद्ध विराम हो गया, 26 जुलाई को हो गया, तो आपकी पलटन तो हैदराबाद से गई थी, तो फिर उसके बाद आपकी पलटन को वहीं पे रहने के लिए दिया नहीं या आप वापस आ गए थे? नहीं, वहां से वापस आए हम, कारगिल में से लोकेशन मिला, हम 2 साल कारगिल में रहे। अच्छा, फिर कारगिल में रहे। जी जी। अब टैंक कारगिल में जब रहे थे, तो जब पूरा सीन जो आपके सामने जो अपना आता है, उसमें कोई ऐसी कोई बहादुरी के किस्सा या कुछ बता पाए, आपको याद आता है किसी की तरफ से आपके पलटन के अंदर से ही, जो एक अलग ही जोश से जज्बा पैदा करता है, या एक निराले एक अलग ही हाइट के ऊपर उसने जज्बा दिखाया है? सर, एक मतलब जज्बा तो अगर पूछे नहीं तो मैं तो आज भी बोलता हूँ, जब मैं भी हवलदार से रिटायर आया, वो जो पुराने हवलदार थे ने, हाँ। उनका जज्बा मानने लायक था साहब। क्या मतलब, अपनी जान की परवाह नहीं करते। और जूनियर को, तू बैठ, तू मेरे साथ चल, मैं इधर से जाके ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मतलब जान चली जाए, लेकिन वतन के लिए उन्होंने कभी भी मतलब अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बात साहब बहुत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जो नए लड़के थे, नए जो सिपाही थे, उनको गाइड किया। बहुत गाइड किया था, बहुत ही गाइड किया। और उनको मैं हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा सलाम करूंगा। उनकी जो बताने, मैं बता रहा हूँ साहब, आपका कोई सगा नहीं इतना आपको जो है बता सकता है, जितना जो है मदद कर सकता है, जितना जो है
सेना के अंदर एक दूसरे की करते हैं। तो अगर आप वो उसकी बात कर रहे हैं तो मैं अभी एक ऑपरेशन की बात बताता हूँ आपको। उसमें हमारे को मिलिटेंटों ने घेर लिया था हम्म और इतना फायर कर रहे थे कि हमें निकलने का मौका नहीं दे रहा। उसमें भी एक हवलदार था राजस्थान का, वो बंदा साहब 3 बंदे लेके और छुपा के जगह के और उनको सालों को मार गिराया मिलिटेंटों को। हम्म। तो मतलब अच्छा, जब ये युद्ध विराम पूरा जब हो गया, सब कुछ ये हो गया, आप घर आए होंगे बाद में, आगरा में ही आए, गांव में आए होंगे, तो सबको तब तो पता ही लग गया था कारगिल की लड़ाई लड़के आ रहे हो। मेरे तब घर आपको क्या मतलब मेरे क्या घर वालों को तो ये बता दिया था कि हरपाल के गोली लग गई है। कि- हसन मोहम्मद की डेड बॉडी आई थी उस समय, जो बंदा हमारी में टकाया था, तो मेरे भाई भी गए थे उसमें, हमारे और काफी थे। तो उन्होंने पूछा, सब पूछते हैं कि अब हरपाल को जानते हो? तो वो बंदा जो आया था वो मेरे साथ हॉकी खेलता था हैदराबाद में। हम्म तो उसने बोला हाँ हरपाल को मैं जानता हूँ, और हरपाल मेरे साथ हॉकी खेलता था और उसके गोली लग गई है पैर में। जब मेरी गोली नहीं लगी थी, केवल मैं पत्थर से गिर गया था तो बस लेकिन वो तब तक वो लगे कि गोली लग गई। हाँ बस ये वहां पे फहमी में सब दूर दूर रहते थे इकट्ठे, तो जब कभी कहीं उतलपाई में कहाँ इकट्ठे तो फिर होते। जब आप आए घर में, घर में मैं आया तो उस समय हमें छुट्टी मिली 1 नवंबर अच्छा 1 नवंबर 99 को। सी। उस समय तक छुट्टी वो जो बंद थी, जी। तो छुट्टी तो खुल गई थी, लेकिन एक साथ तो सबको नहीं वो भेज सकते। तो 1 नवंबर को मेरे को छुट्टी के लिए मैं आया, तो कारगिल से एक हमें आर्मी की ट्रक जो 3 टन चलती थी, 3 टन मिली, वो जा रही थी पठानकोट। अच्छा तो हम उसमें बैठ गए, मैंने कि चलो भाई छुट्टी चलते हैं। और बताया भी नहीं, घर नहीं बताया। अच्छा तो हम गुमरी पहुंचे साहब, गुमरी में जाते ही बर्फ पड़ना शुरू हो गया। अच्छा, वो तो रास्ता बंद हो जाता है, दवा बंद। 7 दिन तक बर्फ बंद नहीं हुई, हाँ 7 दिन तक। और कहीं भी कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी, कि गाड़ी में इतनी बर्फ थी कि वो गाड़ी सब ढक गई थी। हाँ, इतना होता है, मैं रहा हूँ उस जगह पे, मुझे मालूम है कि तो वो छुट्टी का भी देखो, एक 7 तारीख की दीपावली थी, दीपावली वाले दिन धूप निकली थी और उस दिन बर्फ बंद हुई थी। उसके बाद वापस हम कहा है दरास, वो तो अच्छा रास्ता बंद ही हो गया। हाँ ये वाला क्लियर किया, दरास में आके हम रुके छुट्टी के लिए। अब कहा जाए, रास्ता बंद, अभी वापस कहाँ जाना हमें? ले। हाँ, ली में जाना। ले से आप जो है जहाज से आओगे। अब ले में इतनी भीड़ हो गई कि वो यहाँ की गाड़ी बंद कर दी। हम्म तो 20 दिन तक हम यहाँ से और वो ले तक पहुंचे। मतलब छुट्टी का दौर था, वो वही घूमते रहे। जी नहीं, तो छुट्टी तो खैर शुरू बाद नहीं, में वो तो बाद में होती है, लेकिन जो जो आप जी, छुट्टी काट के करनी से वापस आ चुके थे। 7 दिन तक हमने गुमरी में कुछ नहीं खाया था, खाई नहीं कुछ वहाँ। कुछ था नहीं। लेकिन बर्फ को खाते थे, बर्फ पड़ती थी, उसी को खा लेते थे, उसी फिर पे जब यहाँ वापस आए, मैं जो जानना चाहता हूँ, यहाँ पे आगरा पहुंचे आप। जी। अगर आए तो घर वालों को काफी खुशी हुई। केवल अब बाकी देखो, ऐसा अगर बंदा आ रहा है तो सबको ही थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो वो ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। अच्छा अगर अड़ोसी पड़ोसियों का उनका देखे तो इतना, जो कि मेरे साथ वाले सब बोलते थे कि मैं क्या था, मेरे मैं यहाँ पहुंचा वहीं तो ये आगे। पीड़ा है आपके मन में, अगर आप बोले तो हाँ तो ये दूसरों का जो था, क्योंकि दरअसल क्या हुआ था कि हमारी मेमोरीज बहुत कम हो जाती हैं। जब आप गए थे उस समय तक 6 महीने हो गए थे, 5 महीने तकरीबन निकल चुके थे लड़ाई के बाद का। तो 5 महीने में बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, तो जोश जज्बा भी, यहाँ सब अपने अपने काम में लग गए, तो इस तरह ध्यान ही नहीं गया भी कोई कारगिल वाले भी जो लड़के आ रहे हैं। और भी जा रहे थे सर, उनका अच्छा मैं उसी का बता, वो जो जल्दी गए, जो वैसा हो गया। हाँ, ये समझ लो कि हम लेट गए। तो आप लेट गए, तो तब तक वो जोश जज्बा भी सब अपने अपने काम वगैरह में कुछ मशगूल भी हो जब गए। कहीं जा रहे हैं तो पूछते थे, अरे रो मेरे एक्चुअली में घर का नाम बब्बू है, हाँ। हरपाल के नाम से नहीं जानते। तो सब ये होता है, अरे बब्बू तू तो लड़ाई में था, क्या हुआ? लेडीज है, भाभी ताई ये सब ऐसे बोलती थी, तो ऐसे करके तो उनको फिर अभी कहानी बताते तो थे, अच्छा, समझाते थे। तो अभी आप कोई एक ऐसा जो अपने देश के युवाओं को संदेश देना चाहते हो, एक सैनिक होने के नाते, जो आज के युवाओं को सेना में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो किस जज्बे के साथ आना चाहिए, या वैसे भी? सेना में मैं तो देखो सभी आप जो है नई जनरेशन को बोलूंगा, सेना में जाना चाहिए। सेना जैसी कोई भी जगह नहीं है।
रही बात अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत मौके मिलते हैं सेना में। और आजकल टेक्निकली इतनी मतलब टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप जो है कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, अपने परिवार के लिए, खुद अपने लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए कितनी डिपोज हो जाएगी। डिसिप्लिन का नंबर 1 आदमी होता है सेना में। कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करेगा सेना का जवान, जो चाहे खुद कितना भी सहन कर लेगा। डिसिप्लिन्ड होगा तो जाहिर सी बात है जी, वो जी, जी। सोचना चाहिए। तो परिवार चलाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए और उत्साह होना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, और बहुत ही अच्छी और सही जगह है सेना की। तो डिसिप्लिन जो बताया है वही काफ़ी चीज़ों को समेटे हुए होता है अपने आप में। जब डिसिप्लिन है तो टाइम टेबल भी फिक्स हो लेता है, काम करने की प्रेरणा भी आती है। डिसिप्लिन इसलिए सेना को बोलते हैं डिसिप्लिन्ड आर्मी। तो आज हमारे बीच में हवलदार हरपाल सिंह सोलंकी मौजूद रहे, और इन्होंने जो पूरा जो लाइव जो खुद लड़ाई की लड़ी है आमने सामने की, वो सबने शेयर किया, सबके सामने लेकर के आए। हमारा उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि आज से 26 साल पहले जो लड़ाई हुई है, जो हमारे जो दिमाग से ओझल हो गई हैं, इन वीर गाथाओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और एक जब ये बयान करते हैं तो सामने एक पिक्चर पूरी एक जीवंत हो जाती है, जैसे फिल्म के तौर पे चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। हाफ वॉल टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद साहब। मैं भी हाफ वॉल टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 26 साल बाद मेरे को जो कमी थी वो आज पूरी हुई। शुक्रिया। युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है हवलदार हरपाल ने, कि डिसिप्लिन सबसे पहले लेकर के आए। जब बात डिसिप्लिन की हो रही है तो डिसिप्लिन के अंदर सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, और आपकी जो ओबीडियंस वाला जो है कि कैसे हुक्म मानना है और किसको कितना सम्मान देना है। और अपनी सबसे बड़ी बात आती है अपने जिम्मेदारी, जिम्मेदारी अपने काम के प्रति, जिम्मेदारी अपने देश के प्रति, ये सब चीज़ें आ जाती है। और जब ये डिसिप्लिन सबसे पहले व्यक्ति अपने अंदर जब ले लेता है तो धीरे धीरे करके वो नेशन की तरफ जाता है। और नेशन फर्स्ट जो होता है सभी का एक ध्येय होना चाहिए। आइए हम स्वर्णिम काल की एक उम्मीद लेकर के आगे बढ़े। सबसे पहले जब फौजी हमारे साथ बैठे हैं तो हम डिसिप्लिन की बात करें, एक चीज़ लेंगे, सब चीज़ हमें प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और एक बहुत अच्छा जीवंत एक आपने कारगिल वॉर को जो कहेंगे कि उसको आपने जीवंत कर दिया। ऐसी सच्ची घटनाएं लाइव जिसके आप हिस्सा रहे, उस चीज़ को यहाँ पर आपने पेश किया और लोगों तक पहुँचाया। यही हमारे हाफ वर्ल्ड टीम है, इसका यही एक उद्देश्य था कि लोगों तक चीज़ें लाइव जाएं। ये वो अनकहे किस्से हैं जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे। ये वो छुपी हुई दास्तां हैं जो इनके दिल में थी, इनको निकालने का काम हाफ वॉल ने किया है। जुड़े हमसे।